गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। 10वीं का इतिहास और राज्य शास्त्र का किताब बहुत अच्छा किताब बनने वाला है। बच्चों के लिए इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत मैं कहूँगा कि हमारे टाइम पे जो नहीं था वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। बहुत अच्छी किताब बनाई गई है। और मैं एनडीए सरकार को जिस किसी ने भी ये एजुकेशन डिज़ाइन किया है, ये जो अभ्यासक्रम जो डिज़ाइन किया है, मैं एनडीए सरकार को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने किताब डिज़ाइन किया है। इसके अंदर संविधान के बारे में भी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। सामाजिक न्याय के बारे में, सामाजिक न्याय में भी बहुत सारा डिटेल्स उन्होंने दिया है कि एक आदमी, एक विद्यार्थी जब बड़ा होके वो किस तरह से नागरिक बनना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी उसकी, सोशल राइट्स क्या रहेंगे उसको, और सोशल कंट्रीब्यूशन उसके तरफ से क्या रहना चाहिए। अच्छी किताब बनाने वाली है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अभ्यासक्रम यहाँ पे लाया है। बट साथ ही साथ मेरे को एक बात करनी है दोस्तों कि सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस की बात होती है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। अगर सोशल जस्टिस की बात है, अगर भारतीय संविधान बार बार कह रहा है कि सोशल जस्टिस को वहां पे पूरा तवज्जो देना चाहिए, पूरा इंपॉर्टेंस, पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए, तो फिर ये ईपीएस 95 पेंशनर का केस, ये जो 65 लाख लोग हैं, क्या ये सामाजिक न्याय में नहीं आते हैं? क्या ये सोशल जस्टिस में नहीं आते हैं? इतने बड़े वर्ग के साथ इतना अन्याय हुआ, इतना शोषण हुआ दोस्तों। उन्हें क्या तनख्वाह दी गई, और उनका जो पैसा, पीएफ का जो पैसा, उनका एक्चुअल उनको जो मिलना चाहिए था, जो पैसा था, ये लोगों ने, ईपीएफओ ने उसे शेयर मार्केट में डाल दिया पैसा। दोस्तों इनको अधिकार है क्या वो शेयर मार्केट में? अच्छा, डाल दिया, ठीक है, सरकार को डिसीजन, सरकार के पास अथॉरिटी है। ईपीओ को, ईपीएफओ जो काम करती है, सरकार के जो लेबर मिनिस्टर रहते हैं, जो सीबीटी मेंबर के चेयरमैन रहते हैं सीबीटी के, तो जो ईपीएफओ के चेयरपर्सन है, उनको कह के सरकार ने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, और वो पैसा सरकार यूज कर रही है। दोस्तों एक तरफ बोले तो ऐसा है कि आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको जो 10 रुपए मिलने चाहिए आपको 2 ही रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन वो 8 रुपए है, वो मैं यूज कर रहा हूं, मैं उसका इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं, मैं आराम से। लेकिन तुम्हारा जो जीना, जो तुम नौकरी किए हो, तुम्हारा पूरी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कितनी जिल्लतों से गुजर रही है। क्या सरकार को, कांग्रेस सरकार को, या भारतीय जनता पार्टी को ये गलतियां कहीं दिखेंगे क्या कि ईपीएफओ का पैसा ये लोग शेयर मार्केट में डालते हैं? अच्छा, शेयर मार्केट में डालते हैं तो उसकी मोटी रकम इनको क्यों नहीं देते? इनका पैसा है। एक तो आपने इनको महंगाई के हिसाब से तनख्वाह दी नहीं, जो तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, नहीं मिली तो नहीं मिली, रिटायरमेंट को पीएफ नहीं आया, पीएफ नहीं आया तो नहीं आया। सरकार का इतना तो भी दायित्व था, अरे इनकी अपन ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिए, इनको पेंशन बढ़ा के देनी चाहिए, इनकी जिंदगी अपन, ये बहुत बड़ा पाप है दोस्तों, शोषण से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है जहां तक मेरे को लगता है। 65 लाख पेंशनरों का पैसा इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया, लेकिन इनके कल्याण के लिए 1 रुपया भी वहां पे लगाया नहीं दोस्तों। दोस्तों ये कितनी बुरी बात है, आपके मेहनत का पैसा मैं यूज कर रहा हूं, और आपको उसका उसका कोई बेनिफिट भी नहीं दे रहा हूं। टुकड़ा फेंके वैसा, जैसे कि मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं, आप ही का पैसा मैं खा रहा हूं, लेकिन अगर आपको देने का भी होगा तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आप पे उपकार करने वाला हूं। इस तरह की भाषा होती है दोस्तों। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि जो फैमिली पेंशन 1971 है, अगर आप उसको सिर्फ देखेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा मोदी जी कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। ये कैसी पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, ये कैसी पेंशन स्कीम लाई थी? ठीक है, चलो उस टाइम पे उनको लगा कि फैमिली पेंशन 1971 यही सबके लिए अच्छी है। फिर 95 में इनको इनके गलतियों का एहसास हुआ, फिर 95 में इन्होंने ईपीएस 95 पेंशन में फैमिली पेंशन को कन्वर्ट कर दिया। फैमिली पेंशन को कन्वर्ट करने के टाइम पे इन्होंने देखना चाहिए था उन लोगों का कितना कार्यकाल, उन लोगों का कितना कार्यकाल
फैमिली पेंशन से गुजरा है और अब हम इन्हें ईपीएस 95 में ढकेल रहे। तो वो जो कार्यकाल गया है, उनका जो वहां पे पैसा था वो मिलना चाहिए था। जो नुकसान हुआ है, सरकार ने उस नुकसान के बारे में कोई भी वहां पे खामियाजा नहीं ये किया है और कोई पुष्टि नहीं की है कि आप लोगों का नुकसान हुआ है बोल के। सिर्फ पेंशनर्स के तरफ से कोई आवाज नहीं उठी उस टाइम पे कि आप हमें जो पिछले पेंशन स्कीम से अचानक अभी ये पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमको रिटायरमेंट को क्या पैसा मिलेगा, हमको पेंशन क्या बैठेंगी, ये किसी एम्प्लॉय ने नहीं पूछा दोस्तों। ये वहां पे पूछना चाहिए था 1995 में। 16 नवंबर 1995 के टाइम पे लोगों ने, जो भी इनके ट्रेड यूनियन थे, जो भी इनके मजदूर संगठन थे, उन लोगों ने वहां पे सवाल करना चाहिए था कि हमारा जो कार्यकाल गुजरा है, हम मजदूरों का जो कार्यकाल गुजरा है जो पिछली पेंशन स्कीम में, हमको आप क्या लाभ देने वाले हो, वहां पे हमारा वो नुकसान कैसे भर्ती होगा, और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, हम लोगों का कैसे गुजारा होगा। ये सवाल वहां पे ट्रेड यूनियन ने करना चाहिए था, मजदूर संगठनों ने करना चाहिए था। पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी से उनका क्या गठबंधन था, उन्होंने वैसे कोई सवाल किए नहीं दोस्तों। वहां पे बदकिस्मती है या मेरे भारत देश का ये दुर्भाग्य समझू मैं कि इतनी बड़ी केस इसे दबाने की कोशिश की गई, इसे शोषण रहित केस को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि इन लोगों को अपने गलतियों का एहसास नहीं होना था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी, मैं चैलेंज के साथ, मैं राहुल गांधी जी से चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो अगर फैमिली पेंशन स्कीम 1971 फैमिली पेंशन स्कीम 1971 अगर राहुल गांधी जी देखेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। सर, ये एक चीज है कि आप लोग अपना ही देखते हो, अपने पार्टी का देखते हो, आपके आने वाले सरकारों का देखते हो, लेकिन जनता के प्रति जो सोशल जस्टिस की बात कहां है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की केस सोशल जस्टिस केस है। 65 लाख पेंशनरों के साथ शोषण हुआ है। यह सरकारों का दायित्व था, विरोधी पक्षों का दायित्व था कि इन लोगों को न्याय दिला के देने का। आज मैं कांग्रेस पार्टी से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि इसकी इंक्वायरी की तो संभावना तो अब है नहीं, लोगों का ऑलरेडी नुकसान हुआ है, तो तुरंत इन लोगों के साथ एक, उनको जो लगता है कि इनका कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से इनको न्याय करना चाहिए और तुरंत पेंशन बढ़ाने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि अगर आप इन लोगों को देखोगे तो आपको अपने गलतियों का एहसास भी होगा। इन गरीब लोगों ने आपसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इनके इनके और इनके बाल बच्चों से आप लोगों ने ये दुश्मनी निकाले, ये पता नहीं। ये एक अलग राजकारण हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को भी यहां पे जिम्मेवार ठहराता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों से पेंशनरों को तकलीफ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पे मैं जिम्मेवार डिसाइड करता हूं। क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी अगर देश के इतने बड़े तबके को, 65 लाख पेंशनरों को न्याय नहीं दे सकते, उनको टालम टोल कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देश में लोकशाही और सोशल जस्टिस, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है सोशल जस्टिस, जो 10वीं की किताब, मैं जो 10वीं की किताब पढ़ रहा हूं, राज्य शास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छी किताब बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल जस्टिस के लिए कुछ कर नहीं रही है। जो गलती कांग्रेस पार्टी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी भी अभी वही गलती कर रही है, उसी मार्ग पर चल रही है दोस्तों। सोशल जस्टिस नाम की कोई कंसेप्ट होता है दोस्तों, इसको बहुत प्रियोरिटी के साथ करना पड़ता है। और पेंशनरों की क्या गलती थी दोस्तों, हमने ऐसा क्या दुश्मनी की थी इनके बाल बच्चों को? हमने तो कभी इनके बाल बच्चों को कभी बद्दुआएं नहीं दी। इनके बच्चे कहां पढ़े, इनके बच्चों का करियर कैसे डेवलप हुआ, हमने तो कभी देखा नहीं दोस्तों। फिर हम गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ दोस्तों? सरकार हमारा पैसा, ईपीएफओ हमारा पैसा शेयर मार्केट में क्यों डालती थी? क्या हमारे को जो मंत्रियों को, जो ईपीएफओ को पैसा मिलता था, क्या हम पेंशनरों को वो इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलने वाला है क्या? ये सवाल यहां पे उपस्थित होता है दोस्तों। हमारी पूरी जिंदगी हमारे को जिल्लतों से गुजारनी पड़ी, हमारा ही पैसा हमको मिला नहीं दोस्तों। नौकरी कर कर भी अगर ये हाल है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में क्या होगा दोस्तों? ईपीएफओ की सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए थी उसी टाइम पे, उसके ईडी चौकसी करनी चाहिए थी, पता चल जाता था कि गरीबों का नुकसान हुआ है या नहीं। क्या गरीबों का ही नुकसान क्यों होता है दोस्तों? सोशल जस्टिस के नाम पे गरीबों का ही खून क्यों पिया जाता है दोस्तों? शेष भाई क्या बात कर रहे हैं? पीएफ खाता धारकों
ईपीएस पेंशनर्स के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आज ही यदि वो चाहे तो पता कर पाए उन्हें कितनी पेंशन रिटायरमेंट पर मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शेष भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है। और मैं चाहता हूं कि चाहे वो ईपीएस में आओ या ना हो, ऐसे तमाम कर्मचारी अभी से दूरदृष्टि रखे। जो हमारे शिवाजी महाराज ने, जो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो हमको सब कुछ बताया है कि हमारी दूरदृष्टि कैसी होनी चाहिए, देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, सोशल जस्टिस के प्रति क्या होनी चाहिए, तो ये तभी पता चल सकता है दोस्तों। अगर कोई अपने साथ काम करने वाला होशियार नहीं है तो कम से कम हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना और उन सब साथियों का नुकसान होने से बचा सके। दोस्तों, मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे हम अपना कर्तव्य जरूर बजाए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा सैयद भाई। कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा ऐप, मेरे को क्या लगता है सैयद भाई मालूम है क्या, कि जो भी कंपनी है वहां पे एक कमिटी गठित होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज ये है कि आरटीआई, आरटीआई इजी वे से अप्लाई होना चाहिए। आप जो कंपनी में हो वहीं जाके आपको एप्लीकेशन करना है, आपको कहीं जाना नहीं, आपको कोई लेटर भेजना नहीं है, आपको आपके घर पे आपके पूरे डिटेल्स आने चाहिए। आरटीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, ईपीएफओ को, ईपीएफओ को साथ बैठ के आरटीआई ने थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो आरटीआई का अगर यहाँ पे थोड़ा सा लेबर मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया तो काम हो जाएगा ये। मेरे को लगता है वेबसाइट और ऐप की आप बात कर रहे हो, वेबसाइट और ऐप के लिए तो समय लगेगा, हर कोई पेंशनर तो देख नहीं सकता, हर कोई कर्मचारी तो देख नहीं सकता, ठीक है थोड़ा साल लगेगा। लेकिन फिलहाल आरटीआई की तो भी ये होनी चाहिए जिसमें ईपीएफओ के सभी एम्प्लॉयज अपना पास्ट फ्यूचर पेंशन देख पाए। वेरी नाइस सेज भाई, मैंने तो आपसे, हमारी जो बात हुई थी, मैंने तो आपसे कहा है कि आप पेंशनर्स के लिए एक एनजीओ निकाल लीजिए, एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एक एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए आप एक एनजीओ जरूर निकालिए। और पेंशनरों के लिए और ये कर्मचारी जो भी मजदूर है उनके साथ अन्याय रोकने के लिए उन्हें एक मैं क्या कहूं उसे, एक एजुकेशन की ताकत उन्हें प्रोवाइड करने के लिए अगर आप ये कोशिश कर सकते हो, आप तमाम यूट्यूब चैनल अगर आप लोग कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आप जो चाह रहे ऐप का या वेबसाइट का या पेज का या आरटीआई का, ऐसे कोई भी काम हो सकते हैं भाई, 100% हो सकते हैं, जिससे जो अभी जो कर्मचारी है उनका बहुत सारा नुकसान बच जाएगा, उससे जरूर बच सकता है। दूसरी दूसरी चीज और एक है दोस्तों कि ईपीएफओ का जो भी पैसा ये शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो दोस्तों ईपीएफओ का जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया, तो क्या पेंशनरों को स्टैटिक पे में पेंशन दिया? 15-20 सालों से जो लोग पेंशन स्टैटिक ले रहे हैं, क्या उनका खून चूसा नहीं गया क्या? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमको जो 15 साल से एक ही पेंशन दी जा रही है और आप लोग जो ईपीएफओ के लोग हैं वो लोग इसे शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा के वो शेयर मार्केट से पैसा यूज कर रहे हैं, सरकार यूज कर रही है, तो क्या हमें भूखा रख के सरकार हमारा पैसा यूज नहीं कर रही है, ईपीएफओ हमारा पैसा यूज नहीं कर रही है क्या दोस्तों? ये भी सवाल यहाँ पे उपस्थित होता है दोस्तों कि आप उनके पैसे को अपने लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए, अपने देश के कामों के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन उन्हें छोड़ दे रहे हो। उनकी कंडीशन देखिए, उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारे वो देख लीजिए, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ कितना अन्याय हुआ है। आपके बाल बच्चों का मैं पूछना चाहता हूं तमाम मिनिस्टरों को, आपके बाल बच्चों का पैसा अगर कोई तीसरा उठा के लेके जा रहा है तो आपकी आत्मा क्या कहेंगी? मैं पूछना चाहता हूं मिनिस्टर से, तमाम मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूं, ईपीएफओ के कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप जो मेहनत कर रहे हो, आपका पैसा कोई तीसरा ही उठा के लेके जा रहा है या अपने पर्सनल कामों के लिए यूज कर रहा है, तो आपका खून खौलेगा या नहीं, या आपकी आत्मा दुखेंगी या नहीं दोस्तों? आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आपने पेट का पैसा निकाल कर रख रहे हो, सरकार पे भरोसा रख रहे हो, और वो तीसरा ही आदमी यूज कर रहा है और आपको आधे पेट पे जीना पड़ रहा है, तो ये आपकी आत्मा बाद में बद्दुआएं देंगी या आपकी आत्मा उसको आशीर्वाद देंगी? ये सवाल यहाँ पे उपस्थित होता है दोस्तों। ये शोषण की केस थी, इस केस को भारतीय जनता पार्टी ने पहले न्याय देना चाहिए था 2014 में,
जो काम कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया, जो काम कांग्रेस पार्टी ने गलत किया था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुरंत न्याय देना चाहिए था और लोकशाही को सशक्त करना चाहिए था। इतनी अच्छी, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी किताब बनाई है, फिर काम क्यों नहीं है? ऐसा ऐसा काम क्यों नहीं है? लोकशाही अभी आप जिस तरह से आप कोरोना के काल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, राजस्थान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पेंशनरों को आपने क्यों होल्ड पे रखा? जो कई दशकों से अपने हक के लिए लड़ रहे पेंशनर, उनको आपने होल्ड पे क्यों रखा? और ईपीएफओ का पैसा, ईपीएफओ में जो हमारा पैसा है वो शेयर मार्केट में डालने की आपको क्या गरज है? आप कहेंगे उसके ऊपर पेंशन देते हो, मत दीजिए पेंशन, पूरा मैं हमारा पैसा दे दीजिए। आपने हमारे को पिछले 15 साल से अंधेरे में रखा है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है सर। मोदी जी, मैं आपसे क्या क्या बात कहूं मोदी जी? आप मेरे को बोलिए कि जो धर्म करता है भगवान कहते हैं उसे मांगना पड़ता है, लेकिन जो कर्म करता है भगवान को उसे देना भी पड़ता है मोदी जी। ये हमारा गीता कहती है। आप जो प्रभु राम का मंदिर का अभी शिलान्यास करने को जा रहे हैं, उसी 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 भगवान ने कहा है कि अगर आपने कर्म किया है तो भगवान को देना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे कर्मों का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा सरकार ने क्यों शेयर मार्केट में डाला? हमको नहीं दिया, चलो डाल दिया होगा, शेयर मार्केट में डाला होगा, उसी के ब्याज के ऊपर पेंशन दे रहे होंगे, लेकिन हमको महंगाई के हिसाब से पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? हमारे को पीएफ इतना कम क्यों आया मोदी जी? ये भी सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को भी मैं यहां पे पूछना चाहता हूं। इतनी अच्छी किताब बनाई है लोकशाही, मोदी जी आपकी किताब में राज्य शास्त्र में यह बात लिखी है कि लोकशाही कैसे सशक्त होंगी? लोकशाही, सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होनी चाहिए और सरकार और जनता के बीच ज्यादा संवाद होना चाहिए, तो इसी तरह से लोकशाही सशक्त होंगी। तो मोदी जी कहां हो रही है? पेंशनर पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार उन्हें देखती तक नहीं है। और आपको भी पता है कि आंदोलन, आप विरोधी, मोदी जी आप विरोधी पार्टी में थे तब आपने भी आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ आपने आंदोलन किए कि नहीं किए? मोदी जी आप अपने आप से सवाल पूछिए। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से भी पूछना चाहता हूं कि जब आप अपोजिशन पार्टी में थे आपने आंदोलन किए या नहीं किए? आपको सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किए, फिर जनता, फिर अगर आप सत्ता में आने के लिए आंदोलन कर रहे हो तो उसको इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, फिर जनता अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रही है तो उसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है? उसे क्यों पेंडिंग रखा जाता है? जनता के आंदोलन में और सरकार पार्टियों के आंदोलन में फर्क क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्यों फर्क होता है? जनता तो अपने न्याय के लिए ही आंदोलन करती है, विरोधी पक्ष सरकार में आने के लिए आंदोलन करते हैं। फिर सरकार और जनता के आंदोलन में, एक पॉलिटिकल पार्टी के आंदोलन में और जनता ने किए वाले आंदोलन में आपको कुछ भी फर्क नहीं समझता है मोदी जी? कि हम हमारे न्याय के लिए आंदोलन करते हैं, हम खुशी खुशी आंदोलन नहीं करते, या हमारे को सत्ता में आने के लिए आंदोलन नहीं करते, हम हमारे रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल हो गया है मोदी जी, 1,000 रुपए में हमारे शुगर की बीमारी का इलाज नहीं होता है मोदी जी। हम 15 साल से 1,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं मोदी जी, हमारा खून चूसा जा रहा है, और उधर हमारा पैसा शेयर मार्केट में डाल के कितने लोग अमीर बन गए, शेयर मार्केट के कंपनी तक अमीर बन गए मोदी जी। फिर हमारा खून क्यों चूसा गया मोदी जी? हमारे तरफ से खून लिया जा रहा है और नाम नेताओं का हो रहा है मोदी जी। क्या हमको खून की जरूरत नहीं है? हमेशा हम ही ब्लड डोनेशन करें क्या? हमको खून की जरूरत नहीं है क्या मोदी जी? एक तो आप लोग हमको रोटी भी नहीं दे रहे हो, और हम हमारे जिंदगी के जो पूंजी के इसमें से ढकेलते ढकेलते यहां तक आ रहे हैं, अपने बचे कुचे पैसों में रोजी कमा के पैसा का घर चला रहे हैं, वो भी खून आप लोग हमसे छीन ले रहे हो मोदी जी। हम कैसे जिए मोदी जी? मैं कांग्रेस पार्टी और आप दोनों से सवाल कर रहा हूं एक जनता के नाते। आज मैं कोई राजनीतिक नेता बोलकर नहीं, तो एक जनता के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मोदी जी। हमारा घर चलना मुश्किल हो गया है मोदी जी, इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में हम जी रहे हैं मोदी जी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आता है मोदी जी। कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, उनके तो घर अच्छे से चल रहे हैं, नेताओं के, सरकार के घर अच्छे चल रहे हैं, सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिलती है उनको, देश के तरफ से सरकारी बंगले मिलते हैं। हमको क्या मिला है मोदी जी? हमारा जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है?
सरकार और जनता के बीच में एक सकारात्मक चर्चा हमेशा रहनी चाहिए, दोनों के बीच में का गैप ये होना चाहिए। और आंदोलन के लिए सरकार ने कोई कमिटी गठित करनी चाहिए, जो देश में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। कलेक्टर ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डेटा रोज का रोज सरकार को जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया है तो राज्य सरकार को उसका डेटा जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आंदोलन चल रहा है, तो वो डेटा कलेक्टर ऑफिस से केंद्र सरकार को जाना चाहिए, ताकि पता चल सके सरकार को कि देश की जनता नाराज है या देश की जनता में असंतोष है या देश की जनता पीड़ित है। वरना कैसे पता चलेगा? आपकी मीडिया तो जनता के सवाल टीवी पे लेती ही नहीं है, सिर्फ आप नेताओं का चलते रहता है। कभी विरोधी पक्षों का आता है, कभी सरकार का वाह वाह चलती रहती है। जनता कहां मरे? जनता को कोई ऐसा चैनल दीजिए जो जनता की आवाज उठा सके। सरकार तक आवाज कैसे पहुंचेंगी हमारी? कैसी लोकशाही चल रही है? जिस लोकशाही में जनता की आवाज सुनी नहीं जाती है, वो लोकशाही कैसे हो सकती है? वो तो हुकुमशाही है। यही मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, जरा ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ एक बार देखने की कोशिश कीजिए। किस तरह से उन्होंने जीवन जिया है, नौकरी कैसे की है, और आज 15 साल से क्या तकलीफों से गुजार रहे जीवन उन्होंने, ये देखने की कोशिश कीजिए मोदी जी। ये मत कहिए कि मैं सरकार में नहीं था, मैं ये नहीं था। तो आप तो पंतप्रधान हो मोदी जी, माए बाप हो आप। अगर आप जनता की पीड़ा दूर नहीं कर सकते तो फिर पंतप्रधान को हम माए बाप कैसे कहे? राम प्रभु को क्यों, प्रभु राम को क्यों मनाऊं मैं? प्रभु राम मेरी पेंशन नहीं बढ़ा रहे, मेरे को आप ही के पैर पकड़ने पड़ेंगे मोदी जी, तब जाके मेरी पेंशन बढ़ी तो बढ़ेगी। क्योंकि देश की जनता साथ नहीं देती, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ नहीं देता पेंशनरों का। रोज पेंशनर मर रहे हैं, बेचारे बचे कुचे कुछ लोग हैं जो नैक कमेटी के साथ आंदोलन कर रहे हैं बुल्डाना में, माननीय श्री अशोक राउत सर जी के लीडरशिप में। कैसे जीवन जी रहे हैं, कितने कितने कठिन परिस्थिति में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरे दुनिया में मशहूर करना चाहिए उस आंदोलन को, उस आंदोलन के साथ न्याय होना चाहिए। कभी आप हमारी पीड़ाओं को देखेंगे क्या मोदी जी? एक संवेदनशीलता नाम की चीज होती है नेताओं में। आप इतिहास देखिए मोदी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास टीवी नहीं थी, फिर भी महाराज जनता तक पहुंच जाते थे। उनकी तकलीफ क्या है, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, महाराज को कैसे पता चलता था? क्योंकि महाराज के अंदर जितनी शूरता थी उतनी उनके अंदर संवेदनशीलता भी थी, अपने जनता के प्रति, उनके दर्द के प्रति संवेदनशीलता थी। यह संवेदनशीलता सरकार में से खत्म हो गई है क्या? आज जो लोकशाही चल रही है सिर्फ नाम के लिए लोकशाही चल रही है क्या? सरकार तक जनता की पीड़ाएं जाती है या नहीं? आप लोगों के अंदर संवेदनशीलता गरीबों के प्रति है या नहीं? शोषित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता आप लोगों के अंदर है या नहीं? क्या ऐसे ही हमारे पीढ़ियां पीढ़ियां बर्बाद होते जाएंगे? ईपीएस 95 पेंशनर की केस प्रायोरिटी के साथ सॉल्व होनी चाहिए थी मोदी जी। शोषण की केस है ये। आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन बहुत गरीबों को दर्द है। कुछ पेंशनरों को उनके बच्चे अच्छे पोस्ट पे होंगे, उनको गरज नहीं होगा। कुछ पेंशनर बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं मोदी जी। सबका घर सबके एक जैसा नहीं चलता है मोदी जी। आप देश बंद रख सकते हो, घर बंद नहीं रख सकते मोदी जी। रोटी खाना पड़ेगा, दवा खाना जाना पड़ेगा, दवाइयां लाने पड़ेंगे, लाइट बिल भरना पड़ेगा। मोदी जी 1000 रुपए पेंशन में 800 रुपए लाइट बिल आता है मोदी जी। कहां से लाइट बिल भरेंगे हम लोग? गैस की कीमतें बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दिए, वेजिटेबल्स की कीमतें बढ़ गई है, कहां से खरीदेंगे हम लोग? रोज देखते हैं कि कौन सी भाजी पाव किलो लेना है तो 10 रुपए पाव, 15 रुपए पाव कौन सी भाजी मिलती है। 20 रुपए भाजी अगर पाव लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? 1000 रुपए पेंशन में अगर 20 रुपए पाव की भाजी लाएंगे तो घर कैसे चलेगा मोदी जी हमारा? 1000 रुपए पेंशन में 800 रुपए लाइट बिल भरना है क्या मोदी जी हम लोगों ने? हमारे पास टीवी नहीं है मोदी जी,
काय की टीवी है, नाम के लिए टीवी है, पूरा आप लोग जो दिखाते हो वही देखना पड़ता है हमारे को। हमारी समस्या तो कभी आप तक पहुंचती नहीं है, आपके नेताओं तक पहुंचाए, निवेदन किए तो भी वो देखते नहीं है। आप टाइम पे टाइम पेंडिंग डालते हो। न्यूज चैनल पे जनता के समस्या आने चाहिए। आप न्यूज चैनल के ऊपर पिक्चरें दिखाते हो, न्यूज चैनल के ऊपर सीरियल में क्या चल रहा है, न्यूज चैनल का और सीरियलों का क्या लेना देना है दोस्तों, मेरे को बताइए आप लोग। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा दोपहर का 1:30 से 2:30 बजे तक का, सॉरी 12:30 से 1:30 बजे तक का टाइम जो रहता है न्यूज चैनल पे, देखो मराठी या हिंदी सीरियल का दिखाते कि आप सीरियल में क्या होने वाला है, बिग बॉस में क्या होने वाला है। इसका न्यूज चैनल से क्या लेना देना है बिग बॉस का? जनता की समस्या नहीं दिखा सकते, बिग बॉस बताते हो वहां पे। क्या फायदा दोस्तों, क्या फायदा ऐसे न्यूज चैनल का, ऐसा बैंडविड्थ वेस्ट करके क्या फायदा होने वाला है? देश के जनता की समस्या न्यूज चैनल पे आती नहीं है, सीरियल बताते। सीरियल में अब ये मरने वाला है, इसका डुप्लीकेट आने वाला है, इसका पुनर्जन्म होने वाला है, इसकी शादी होने वाली है, इसकी शादी टूट गई, ये सीरियल का बताते हो न्यूज चैनल में। न्यूज चैनल का और सीरियल्स का मैं तमाम देशवासियों की तरफ से सरकार को पूछना चाहता हूं कि जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, उन न्यूज चैनल के ऊपर सीरियल का क्यों आता है, सीरियल के अपडेट्स क्यों आते हैं न्यूज चैनल के ऊपर? क्या सीरियल वाले पैसे दे रहे हैं न्यूज चैनल को? जनता की समस्याएं क्यों नहीं बताई जाती? जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दे नहीं सकते, लेकिन सीरियल वालों को देते हो। यह कैसा भेदाभेद है इस देश में? उनको गरज नहीं है, उनको अन्न वस्त्र निवारा की तकलीफें नहीं है उनको। हम लोग मर गए, 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां बर्बाद हो गए हमारे, मेहनत करके भी खाने पीने के वांदे हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गलत गवर्नेंस की वजह से, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, गवर्नेंस गलत रहा तो गरीब मरने वाला। देश की जनता एक हो नहीं सकती। कितने दिनों से बोल रहा हूं देश के जनता को कि हमारे साथ खड़े हो जाओ, पेंशनरों के साथ खड़े हो जाओ। उनको लग रहा है हमारा फायदे के लिए कर रहे। भाई हमारे हमारे अस्तित्व का सवाल है वो। 35 साल सर्विस की है, उसके स्वाभिमान की हमारी चिंता हमारे को है। एक इंसानियत बोल के, एक भारतीय बोल के खड़े हो जाओ बोले तो कोई जनता खड़े नहीं होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रहे। इतने देश में सेवाभावी संस्था है, कोई सामने नहीं आता है। क्या हम देश के समाज के घटक नहीं है क्या दोस्तों? हम ईपीएस 95 पेंशनर का देश में कोई योगदान नहीं था क्या? इतने गए गुजरे थे हम लोग? क्या देश के जीडीपी में हमने कोई योगदान नहीं दिया? कभी भी योगदान नहीं दिया? क्या देश के जनता के अंदर हमारे प्रति कोई संवेदनशीलता बची नहीं है? एक बार न्याक कमेटी का आंदोलन देख लीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा किस परिस्थिति में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी इतनी अच्छी किताब बना के अगर आप वो किताब के हिसाब से चल नहीं सकते तो फिर क्या फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? जनता ने सामने आना है दोस्तों, सरकार को फोर्स कर दीजिए। पेंशनरों को न्याय देने के लिए सरकार को फोर्स कीजिए दोस्तों। तमाम धार्मिक सेवाभावी संस्थाएं, एनजीओ, जो भी ज्येष्ठ नागरिक के प्रोजेक्ट चला रहे वो लोग, आरएसएस ने सामने आना चाहिए, मुस्लिम लीग ने सामने आना चाहिए। फिर फिर मत कहो कि हमारा समाज में, हमारे को समाज के प्रति चिंता है बोलकर मत बोलो। 65 लाख पेंशनर में हिंदू भी है, 65 लाख पेंशनर में मुस्लिम भी है, 65 लाख पेंशनर में बौद्ध भी है। और संविधान ने हमारे को रक्षा के लिए कुछ दिया नहीं है क्या दोस्तों? तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पीए से बातें कर रहा हूं कि कोई पीए हमारी आवाज उस नेता तक पहुंचाए, हमारे लिए एक बार मोदी जी से बात करने की कोशिश करे, लेकिन कोई बात नहीं करता। क्या हम समाज में इतने गए गुजरे, क्या हमने कभी देश के लिए योगदान नहीं दिया है? क्या हमारा जीडीपी में कोई योगदान नहीं था? ऐसा है तो बोल देना,
कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सामने आके बोल दे कि हमने कोई योगदान नहीं दिया था देश में कभी, फिर हम मौत का इंतजार करते। आप लोगों के लिए, आप अमीर लोगों के लिए कोरोना है, हम जैसे गरीब, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए कोई कोरोना नहीं है। हमको घर चलाना है। आप लोगों को सपनों के लिए काम करना है, हमको घर चलाना है। इतनी मेजॉरिटी की सरकार आई थी कि जनता के लिए काम करेंगी, लेकिन जनता के समस्याओं का इनके कन टाइम ही नहीं है। 65 लाख पेंशनर इनको कम लगते हैं दोस्तों, 65 लाख परिवार इनको कम लगते हैं। मर गए तो मर गए, कोई फर्क नहीं गिरता है सरकार को, विरोधी पक्षों को। कोरोना काल में सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन पेंशनरों का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना। फिर कैसे जनता के काम होंगे? हाँ, इलेक्शन की बात है, एक आधे सरकार को गिराने की बात है तो कोरोना बिरोना देखा नहीं जाएगा, लेकिन वही पेंशनरों की बात आएंगी तो कोरोना देखा जाएगा, लॉकडाउन देखा जाएगा। ये कितनी भेदाभेद है समाज में। नेता, ये आप लोगों का, आम आदमी को देखने का रवैया बदलना पड़ेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, आप नेताओं से कह रहा हूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहा हूं कि आप आम आदमी को देखने का अपना रवैया बदल दीजिए। बहुत ही गंदा रवैया है आप लोगों का। उनके दर्द से आपको कोई सहानुभूति नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है आपको। जनता ने सामने आना है दोस्तों, मोदी जी से सवाल करना है कि गरीबों को कब तक तकलीफ दोगे। कोरोना काल में आपने सरकार बनाई, पूरे दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपने सरकार गिराने की कोशिश की, पूरे देश ने देखा, गिरा दिया आपने राजस्थान में भी सरकार। फिर पेंशनरों को क्यों पेंडिंग में रखा? सरकार गिरा सकते हो, सरकार बना सकते हो, कोरोना काल बिरोना काल देखा नहीं जाएगा, लेकिन वही जनता, पेंशनर अपना न्याय मांगेंगे तो फिर कह देंगे कि कोरोना है, लॉकडाउन है। इतना भेदाभेद क्यों दोस्तों? सरकार के काम, सरकार के काम इतने इंपॉर्टेंट है, जनता के पीड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है? सवाल तमाम राज्य सरकारों से भी मैं पूछता हूं कि पेंशनर आपको निवेदन देते हैं, आपके नेताओं को निवेदन देते हैं, आप लोग क्या करते हो निवेदन का? दोस्तों, निवेदन देना बंद कर दीजिए। वो लोग हमारा निवेदन पढ़ते नहीं है। काम करना तो बहुत दूर की बात है, एक तरफ से निवेदन लेते हैं, दूसरी तरफ डस्टबिन में फेंक देते हैं। मत कीजिए निवेदन, कोई फायदा नहीं है। मैंने 3 लेटर भेजे थे पीएमओ ऑफिस को, कोई जवाब नहीं आया पीएमओ ऑफिस से। पीएमओ ऑफिस से कितना सतर्क होना चाहिए पीएमओ ऑफिस। जनता अपने को लेटर्स लिख रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि अपने प्रशासन में कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार का दायित्व है कि वो सामने आए, उनको न्याय दिलाए, उनकी पीड़ाएं दूर करे। वो लेटर ही नहीं पढ़ते तो उनको दर्द कहां से समझेगा, और दर्द ही नहीं समझेगा तो अन्याय कहां से समझेगा, और अन्याय ही नहीं समझेगा तो न्याय कहां से करेंगे वो लोग। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति रही तो न्याय कब का हो जाता था। हमको मेजॉरिटी सरकार चलानी है, हमको हर जगह सरकार बनानी है। जनता मर गई क्या, जनता की समस्या हमको लेना देना नहीं है, तुच्छ है जनता। ये बात सरकार ने साबित कर दिया है, विरोधी पक्षों ने साबित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं एक किताब पढ़ रहा था, 10वीं का किताब, राज्य शास्त्र का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनाया गया ये अभ्यासक्रम, स्टडी बनाई गई है। बहुत अच्छे चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन अफसोस है मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी उन चैप्टर्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है। सोशल जस्टिस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और 65 लाख पेंशनरों को अधोतरी छोड़ देती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए, प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। अंबेकर सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।